डी 2018 का सेट नंबर 6वें का पार्ट भी है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक का एनालिसिस है। पहला क्वेश्चन ऐसा था कि दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है। तो इसका जो आंसर था वो था, क्या होता है, घर्षण होता है। अगला क्वेश्चन सिंपल था, घर्षण होता है, आवेग तो परिमित समय होता है। और बलागुर क्या होता है, बलागुर देखे तो एक ऐसा कोई पॉइंट हो जहाँ पर कोई बल लगता हो, तो ये बल और यहाँ की जो लंबवत दूरी होती है उसका गुणनफल पर आघूर्ण होता है। और तनाव एक प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की, ठीक है। अगला क्वेश्चन था ऐसा कि खालिस्तान एक जटिल स्थायी ऊतक है। तो जो कोलेनकाइमा, इसका आंसर जो था कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, जाइलम। तो इसका आंसर था जाइलम। जो जाइलम होता है, एक और एक टर्म होती है फ्लोएम करके, ठीक है। तो जाइलम एक जटिल स्थायी ऊतक है। इनमें जो जाइलम और फ्लोएम है, जाइलम मतलब होता है किसी पौधों में कि जड़ों से खनिज तत्वों का लेना और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचना उन खनिज तत्वों का जाइलम कहलाता है। फ्लोएम का होता है कि सूर्य द्वारा एनर्जी लेना और उनका अन्य भागों तक, नीचे की ओर जड़ों तक पहुंचाना फ्लोएम होता है। जो जाइलम फ्लोएम है ये होते हैं एक जटिल स्थायी ऊतक दोनों। अभी 3 टर्म देख लो आप। जो पैरेनकाइमा होता है, ये इसके जो सेल होते हैं, इसकी जो दीवारें होती है, सेल वाल जो होती है, पतली होती है, ठीक है, पैरेनकाइमा की। और जो यहाँ पे ये स्क्लेरेनकाइमा होती है, इसकी मोटी होती है सेल, मतलब वो जो उसकी वाल होती है। और जो कोलेनकाइमा होती है ये पतली भी होती है कई जगह, और मोटी भी हो जाती है। मोटी इसकी वजह से होती है, एक लिग्नन करके होता है, उसकी वजह से होती है। ऊतक जो होता है, ऊतकों का जो अध्ययन होता है उसको बोला जाता है हिस्टोलॉजी। क्लियर है। एक ही जो पैरेनकाइमा है ये एक सरल ऊतक है। क्या है, सरल ऊतक है। अगला क्वेश्चन देखो कि एक चेरियल चित्रकला है, एक पेंटिंग होती है चेरियल करके, ये कहाँ की पेंटिंग है। तो ये जो पेंटिंग थी ये तेलंगाना की पेंटिंग है, ठीक है। एक और सुना होगा आपने, मधुबनी। मधुबनी, इसी को मिथिला भी बोलते हैं, ठीक है, मिथिला। ये जो है ये कहाँ की है, तो ये बिहार की है। और एक होता है पद, ये पेंटिंग ये राजस्थान की है। एक वारली होती है, ये जो है ये पश्चिमी घाट, जैसे वारली एक मराठी शब्द है, पश्चिम घाट मुंबई साइड का है। एक होती है कलामकरी, जो कि आंध्रा की है ना, आंध्रा की है। तो ये सारी जो है ये एक होती है तंजोर, तंजोर, ये भी महाराष्ट्र की है। एक काली घाट होती है पेंटिंग, ये काली घाट जो पेंटिंग है ये बंगाल की है। एक होती है पटा चित्रा करके होती है, एक पटा, ये उड़ीसा की होती है। तो पेंटिंग है कुछ, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन था कि भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था। तो इसका जो आंसर था, जो भारत में पहला किला फोर्ट सेंट जॉर्ज था, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, तो ये केरल में है। पहली बात तो जॉर्ज। एक जो लुइस है ये पांडुचेरी में है। इसका जो निर्माण हुआ था 1701 में हुआ था, और फ्रेंच ने किया था, फ्रेंच ने। और एक
पीटर जो है फोर्ट सेंट पीटर, ये कलकत्ता में है। एंग्लो जो है ये केरला में है। इसका निर्माण 1505 में हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है। इसका वैसा आंसर जो इसका था, इसका ये था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये इनका आपको पता होना चाहिए कि कौन कहाँ पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन था कि 2A4G 2 के बाद 4 4 दूनी 8 दूनी 16, अगला 16 होगा। उसके बाद A के बाद G मतलब A1, G की जो सीक्वेंस है वो आता है 7 नंबर पे, जब +6 हुआ 7 6 13 M 13 7 20 मतलब 20 मतलब टी आ जाए, ऐसा आ जाएगा M 13 13 6 19 मतलब ऐसा आएगा, मतलब डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि दिए गए कथन को पढ़िए और अवधारणा कि आजकल डॉक्टर जो है रात के खाने में चावल के सेवन का सुझाव देते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं वो रात के खाने में चावल के सेवन का सुझाव देते हैं। अवधारणा अवधारणा ये थी कि देर रात के भोजन से शरीर में अधिक टॉक्सिन का निर्माण होता है, क्योंकि भोजन लंबे समय तक अपाचित रहता है। दूसरा, चावल जल्दी पच जाते हैं तो सही है। देर रात के भोजन से शरीर में अधिक टॉक्सिन का निर्माण होता है, क्योंकि भोजन लंबे समय तक अपाचित रहता है। ये इससे संबंधित नहीं है, तो इसका कैंसिल हो जाएगा। केवल 2 उदाहरण अंतर नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला था कि कौन सा विकल्प चित्र निम्न प्रश्न चित्र के साथ निकटता दर्शाता है। देखिए ये बाल्टी है, इसका जो बड़ा मुंह है वहाँ उसके कॉर्नर में है ये, तो इसका बड़ा साइज ये सेट रहना चाहिए था, तो कैंसिल। ये बड़ा कॉर्नर के पास कोने में ये चाहिए था, ये भी कैंसिल। बड़ा कॉर्नर ये है, ये यहाँ नहीं है, छोटे साइड में है ना, बड़े साइड तरफ ये नहीं है, ये भी कैंसिल। तो ये आंसर हो जाएगा, मतलब सी मतलब ये आंसर हो जाएगा। अगला था कि 2 संख्या का गुणनफल इतना है 1.728, यदि उनमें से एक संख्या दी है तो संख्या क्या है। तो 2 संख्या पहली x मान लो और दूसरी संख्या 1.728 मान लो, और इनका गुणनफल दे के रखा है 6.4। तो इसका x की जो वैल्यू हो जाएगी 6.4 और नीचे आ जाएगा 1.728 में। इस पॉइंट नीचे पॉइंट के बाद 3 संख्या है, तो मैं यहाँ 1000 को गुना कर देता हूँ, तो ये पॉइंट हट गया मेरा यहाँ से। और यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या, तो मैं 10 को गुना करता हूँ, तो यहाँ का ये पॉइंट हट गया मेरा। क्लियर है। अब मैं ये काटा मैंने, उसको सोल्व करूँगा। ये 8 से कट रहा होगा क्योंकि यहाँ 64 है, तो 8 की 64 और 8 दूनी 16, 8 एक कम 8, 8 छंग 48। क्लियर है। फिर 8 से काटूंगा तो 8 कटेगा कितने बार, 8 दूनी 16, 8 साथ 56। तो मेरा जो आंसर आगे बढ़ रहा है वो 100/27 आया। 27 से जब मैं भाग दूंगा तो वो आ जाएगा 0.27, मतलब ये आ जाएगा सी आंसर। 58 का जो आंसर आ जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि एक्स और वाई 2 पाइप है, क्रमशः 24 घंटे और 32 घंटे में टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हो तो पहली पाइप को किस समय बंद कर दिया जाना चाहिए कि टैंक भरने में केवल 16 घंटे ही लगे। ये है एक्स पाइप, ये है वाई पाइप। मान लो एक्स पाइप 24 घंटे में भरता है और वाई पाइप 32 घंटे में भरता है, तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम लेने का तरीका सिंपल सा, ये 24 उठाया, ये 32 उठाया। हमको पता है कि 8 से दोनों भाग देता है, तो 8 3 24 और 8 चौक 32, तो 3 चौक 12 ये हुआ और 12 96, तो ये आ गया 96 यूनिट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसकी क्षमता निकालते हैं। तो 24 चौक 96 और 32 3 96। क्लियर है। उसने ये पूछा है कि यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हो तो पहली पाइप को किस समय बंद कर दिया जाए। मान लो कि एक एक्स मतलब टी टाइम पे पहले पाइप को बंद कर दिया गया हमने, तो टी टाइम तक क्या होता है, दोनों काम करते हैं साथ में, मतलब 3 और 4 यूनिट होता है, मतलब 7 यूनिट दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद प्लस बचा का काम कितना है, बचा टाइम कितना है, टोटल टाइम 16 था, तो 16 माइनस टी टाइम बचा है। और इस टाइम काम कौन करता है, तो पहली पाइप को किस समय बंद करते हैं, मतलब बी काम कर रहा है, तो
ये था टी टाइम तक दोनों ने मिलके काम किया, और टाइम जो बचा टोटल 16 था, 16 टाइम टी टाइम तक साथ दोनों ने मिलके काम किया। 16 माइनस टी टाइम तक खाली पहले ने काम किया। ठीक है, तो 4 से इसका ये हमारा समीकरण है। समीकरण बनाते सबसे पहले आपको आना चाहिए। उसके बाद ये हो जाएगा 7t प्लस 16 चौक 64, और ये हो जाएगा -4t। तो 7 में 4 गए 3t प्लस 64, इधर 16। 1 मिनट, यहाँ पे गलती हो रही है, यहाँ 16 नहीं आएगा, टोटल टाइम नहीं, टोटल हम यहाँ काम ले रहे हैं। टाइम इंटू उनकी क्षमता जो कि होता है काम, ये तो यहाँ आएगा 96 है ना, 96। तो यहाँ पे 64 माइनस 64 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 32 इक्वल 3t। सही आ रहा क्या? 64 32, तो जो t की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 32/3। कहीं गलत हो रहा है हमसे, 1 मिनट। यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हो तो पहली पाइप को किस समय बंद कर देते हैं? तो पहला काम नहीं करेगा, दूसरा पाइप काम करेगा। तो यहाँ 4 नहीं आएगा, यहाँ 3 आएगा, याद रखिए। ये तो यहाँ समीकरण थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, 3 आएगा काम, क्योंकि ए काम नहीं कर रहा है, काम बी कर रहा है। ए को तो बंद कर दिया हमने, तो बी बचे टाइम में बी अकेला काम करता है। तो ये 96 इक्वल 70 प्लस 16 48 माइनस 3t। तो आएगा 7 में से 3 गए 4t, और 96 में से 48 गए तो 48। तो t जो आएगा वो आएगा 4 कम 4 4 दूनी 8, 12 घंटे बाद। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, एक सिंपल क्वेश्चन था, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा। सबसे पहले आप कुछ मत भूल जाओ कहाँ पॉइंट है, किसी संख्या उठाइए, गुना कर दीजिए, 11 कम 11 11 कम 11 11 आया। पॉइंट देखिए, पॉइंट के बाद यहाँ एक संख्या, यहाँ एक संख्या, यहाँ 2 संख्या, मतलब 1 2 और ये 2, मतलब 4 संख्या। तो आपको पॉइंट के बाद 4 संख्या बनानी है। तो ये 2 संख्या हो गई, ये 2 4, ये इसका आंसर हो जाएगा, मतलब कि डी इसका आंसर हो जाएगा। सवाल था कि अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? अकेले फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो इसका आंसर था अवनी चतुर्वेदी। अगर हम बात करें कि एयरफोर्स की बात करें कि एयरफोर्स में इसने उड़ाया था पहला, तो उसका आ जाएगा हरिता दयाल। ठीक है, और पहली एयर मार्शल अगर पूछ लिया महिला, तो भैया ये थी बंदोपाध्याय, है ना, बंदोपाध्याय। तो ये कुछ के नाम है, आप याद रखिए। अगला था कि यदि 2 पुरुष अथवा 3 महिला किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, मतलब 2 मेल या फिर 3 फीमेल, ठीक है, इसके बराबर इनकी क्षमता है, ये किसी काम को 30 दिन में करते हैं। तो यहाँ से हम मेल और फीमेल का रेशो निकाल लेंगे, मतलब ये मेल और फीमेल का रेशो निकाल लेंगे। तो मेल अपॉन फीमेल का रेशो आ जाएगा 3/2। क्लियर है? तो इसमें कोई भी एक ले लो कि 3 फीमेल किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो 6 मेल और 1 फीमेल उसी काम को कितने दिन पूरा करेंगे? एक इक्वेशन बन गई। 3 F की वैल्यू 2 है इंटू 30 है इक्वल 16, M की वैल्यू 3 16 6 6 6 3 18 18 और 2 20, 1 0 से 1 0 गया, 2 से 2 गया, तो 3 3 9, तो 9 दिन की आवश्यकता होगी। अगला सवाल था कि विषम को चुनिए। देखिए XT O 15 L 12, X जो आता है वो आता है XYZ 24 नंबर का आता है, तो 23 लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब सी आंसर हो जाएगा। अगला था तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में खालिस्तान कक्षाएं हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल कक्षाओं की संख्या कितनी होती है। सवाल में ये पूछा है कि तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में खालिस्तान कक्षा होती है। तो ये अब सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो आवर्त सारणी होती है इसमें टोटल आवर्त है 16 है ना, सॉरी 7 आवर्त है और 18 वर्ग है। क्लियर है? तो 7 आवर्त में जो तीसरा आवर्त की बात यहाँ जो कही है, तो तीसरे जो आवर्त है उसमें आने वाले जो तत्व है वो कुछ इस प्रकार है। पहला है सोडियम,
उसके बाद है मैग्नीशियम, उसके बाद है एल्युमिनियम, फिर उसके बाद है सिलिका, उसके बाद है फास्फोरस, उसके बाद है सल्फर, उसके बाद है क्लोरीन और उसके बाद है आर्गन, लास्ट में है आर्गन। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका 12 होता है, इसका 13 होता है, सिलिका का 14 होता है, फास्फोरस का 15 होता है, सल्फर का 16 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, आर्गन का 18 होता है। तो उसने ये पूछा है कि ये जो आवर्त के जो तत्व है, तीसरे आवर्त के तत्व है जितने भी, तीसरे आवर्त में जो है सोडियम से लेके आर्गन तक जो है, इन तत्वों में जो उसने पूछा है कि कक्षाएं कितनी होती है, तो इसका एक फार्मूला होता है 2n²। क्लियर है? तो देखिए, अगर मैं n इक्वल 2n², यहाँ n इक्वल अगर मैं 1 मान लूँ, उस कंडीशन पे मेरे साथ तत्वों की संख्या आती है 2। अगर मैं n इक्वल यहाँ 2 पुट करूँ तो 2 गुणित 2 की घात 2। अगर मैं n यानी 2 पुट कर लूँ तो 2 4 दूनी 8, तत्वों की संख्या हो गई 8। अगर n इक्वल 3 पुट कर तो 3 3 9 9 दूनी 9 दूनी 3 3 9 9 दूनी 18 तत्व। मतलब ये कि इसमें जो कक्षाएं होती है ना, वो n इक्वल 3 तक जा रही है। n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3। ठीक है? तो इसके अंदर जो है ना, ये 3 आएंगे पूरी कक्षा है। अगर l की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब जो ये जो है ये k तक है, k कक्षा है। अगर n की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगी l कक्षा तक जा रहा है। ये इसके जो इलेक्ट्रॉन है किसी तत्व के, एग्जाम्पल के लिए मैं सोडियम लेता हूँ, सबको हटा देता हूँ। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 11। तो यहाँ तत्वों का वर्गीकरण कैसे होगा? 2, 8, 10 और आखिरी में 1 बचेगा। ठीक है? तो ये हुई के कक्षा। दूसरी जो कक्षा होती है उसको एल बोलते हैं, तीसरी कक्षा को एम बोलते हैं। क्लियर है? तो सोडियम के जो तत्व है वो के कक्षा में, एल कक्षा में और एम कक्षा में जाएंगे। टोटल कक्षा कैसी होती? के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। टोटल 7 कक्षाएँ होती है। तो ये 7 कक्षाओं तक जाता है। ठीक है? अब मैं आखिरी का आर्गन ले लेता हूँ। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है। मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी में 8 आएंगे, तीसरी में 8 आएंगे, सॉरी तीसरी में 8 नहीं आएंगे, उसको हम ऐसे करेंगे। तीसरी कक्षा में कितना आएंगे? 18 जाएंगे, सॉरी 8 आएंगे, 8। ये क्रम आपको पता होना चाहिए। 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये क्रम आप पूरा सीक्वेंस सब याद कर लीजिए। तो इसमें 18 तत्व लेना है तो 2 और 8 10 और 18, मतलब ये 3 आवर्त ही, 3 कक्षा ही भर पा रहे हैं, मतलब के एल एम। तो के एल एम इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए। ये खाली 3 कक्षा तक ही सीमित है। अगर हम यहाँ पे वही चीज़ लेते हैं, कैल्शियम तत्व को लेते हैं, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। तो पहली कक्षा में 2 तत्व, दूसरी में 8 तत्व, तीसरी में फिर 8 तत्व, 10, 2, 8, 10 और 18 हो गए। और चौथी कक्षा रहती है उसमें 2 तत्व आते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं जो कैल्शियम तत्व होता है उसके अंदर 4 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वर्गीकरण होता है। के कक्षा में, एल कक्षा में, एम कक्षा में और एन कक्षा में। क्लियर है? तो जो ये कक्षाओं का वर्गीकरण होता है उन पर आधारित होता है। अगला सवाल था कि यदि एल के लिए प्लस, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको जैसे कि वैसे लिखता हूँ 11, 8, 6, 2, 10। ठीक है? बोला क्या उसने? एल के जगह में धन लिखूंगा, तो एल कहीं दिख रहा है, ये है, तो यहाँ मैं धन लिख दूंगा। एम के लिए माइनस, एम के लिए माइनस, एन के लिए गुना, एन के लिए गुना, और पी के लिए भाग, तो पी के लिए भाग करूँगा। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 3 आ गया, माइनस 10 आ गया, प्लस 11 88 हो गया। 88 में से 10 गए तो हो जाता 78 और 3 81। इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल था कि अगस्त 2017 में भारत के उपराष्ट्रपति के वेंकैया नायडू ने निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल आधिकारिक रूप से तौर से लॉन्च किया था? इसका आंसर था राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज करके पोर्टल था, उसको लॉन्च किया गया था।
देखिए ये सवाल आया, इसका मतलब नहीं कि ये सवाल आएगा। बार बार बोलता हूँ मैं कि इस सवाल का मतलब ये हुआ कि जो हमारे राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है, इन ये जो भी कुछ लॉन्च करते, चाहे फिर वो कोई योजना हो, है ना, उनके बारे में सवाल पूछते हैं। इन चीज़ों से पता चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था? अगला था कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े और आंसर दे। सभी रिंग गोल है, तो सभी यहाँ बना हुआ पहले से, सभी रिंग गोल है और सभी गोल वस्तुएं होती है, तो सभी गोल क्या हो जाती है? वस्तु। तो एक डायग्राम बन गया। सभी रिंग वस्तुएं सही है, सभी वस्तुएं रिंग है, सभी वस्तु रिंग नहीं है। पहला सही है, खाली है ना, निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला था फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन ग्लव्स अवार्ड किसे दिया गया था? गोल्डन ग्लव्स की बात करें तो ये था तिबाउत। ठीक है, गोल्डन बूट का जो था वो था हैरी केन। गोल्डन बॉल की बात करें जो हमको जो दी गई थी वो लुका मैड्रिड को दी गई थी। ठीक है, लुका मैड्रिड को। तीनों को याद रखिए। ये जो हुआ था ये इसमें फ्रांस जीत गया था क्रोएशिया से। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन। अगला था कि निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एलिफेटिक, दूसरा होता है एरोमेटिक। इसको बोला जाता है बंद श्रृंखला, और एलिफेटिक मतलब खुली श्रृंखला। ठीक है, अब ये खुली श्रृंखला में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है असंतृप्त, एक होता है संतृप्त। संतृप्त में होता है एल्केन, याद रखिए एल्केन, और असंतृप्त में होता है एल्कीन और एल्काइन। क्लियर है? तो अब याद रखिए जो एल्केन होता है और उन्हें संतृप्त पूछा है, तो एल्केन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। एल्कीन जो होता है उसका फार्मूला होता है CnH2n, और एल्काइन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। तो उसने पूछा था कि संतृप्त क्या है। पहली बात तो एल्केन संतृप्त है, तो एल्केन का फार्मूला अपने को पता होना चाहिए। एल्केन का फार्मूला क्या था? CnH2n+2। तो अगर मैं n = 1 पुट करूँ तो H = 4 आएगा। ठीक है, अगर मैं n = 2 पुट करूँ तो H = मेरे पास आएगा 8 आएगा। सॉरी 6 आएगा, 6, 2 दूनी 4, 2 6, 6 आएगा। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। ये सब आप उसके फार्मूले जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन था कि दो स्टेशनों के बीच की कुल दूरी 390 किलोमीटर है। एक ट्रेन इस दूरी का 182 किलोमीटर 156 किलोमीटर प्रति घंटा की तय करता है, और 108 किलोमीटर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है। शेष दूरी को इतने घंटे में पूरा करता है, 1 से 1/4 घंटे में पूरा करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन औसत गति, तो जो औसत गति होती है ना, गति का फार्मूला होता है कि कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी दी है हमको कितना? 390, और कुल समय क्या होता है कि इतनी दूरी तय की है, जो 182 की दूरी तय की गई है 56 की चाल से, प्लस 108 किलोमीटर की दूरी तय की गई है 72 की चाल से, प्लस बची दूरी जो है वो 390 माइनस
182 और 108 हो जाता है 290, मतलब 100 बच गई। और जो 100 दूरी है उसको करा है बची शेष दूरी को, मतलब टोटल टाइम ही देके रखा है, तो हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, टोटल टाइम ही देके लिख देंगे 5/4 लिख देंगे सिंपल। इतने समय में पूरा किया है। तो इसको जो सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे सामने क्या निकल के आता देखते हैं। 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 6 42, 7 ही 8 ही 56, और 8 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, और 9 8 ही 72, 4 से काटो 4 3 12, 4 8, इसको और काटूंगा तो यहाँ आएगा 13 और यहाँ आएगा 4। तो मेरे पास जो नई इक्वेशन बची वो ये बनेगी 390 बटे 13 बटे 26, 8, 13 बटे 4, 3/2, 5/4। एलसीएम में 4 लूँगा, यहाँ आ जाएगा 13 धन 2 दूनी 4, 2 3 6 प्लस 5 और ऊपर आ जाएगा 390। और इसको जो सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 390 गुणित 4, और नीचे आ जाएगा 11 24, 4 से 4 छंग 24, और 6 से 6 6 36, 6 6 36, और 4 छंग 24 36 बजे 6 5 30 65, इसका आंसर हो जाएगा। अगला था कि पवित्रन अदिति का भाई है। जो पवित्रन है ये है अदिति, अदिति का भाई है, और ऋषभ अदिति के भाई का पुत्र है। और ऋषभ जो है अदिति के, इसका लगभग नाम हो गया ऋषभ, ऋषभ अदिति के भाई का पुत्र है। ऋषभ पवित्रन से ऋषभ का क्या रिश्ता है? पवित्रन ऋषभ का खालिस्तान है, पवित्रन जो है ऋषभ का पिता है। ये आंसर हो जाएगा 71 का। अगला क्वेश्चन था कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 है। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 जब ऐसी कंडीशन है तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो साइन ए है उसको पक्षांतर करूँगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये जो वैल्यू होती है वो होती है कॉस स्क्वायर ए की। तो साइन कॉस स्क्वायर ए, साइन ए इक्वल कॉस स्क्वायर ए, तो मैं कर दूंगा यहाँ पे, तो इसका दोनों पक्ष में वर्ग करूँगा तो इसको इक्वेशन 1 मान लूँगा, दोनों पक्षों में वर्ग करूँगा तो साइन स्क्वायर ए इक्वल कॉस 4a, ये दूसरा इक्वेशन। देखो कॉस 4 के लिए क्या पुट कर दूँगा साइन स्क्वायर, मतलब ये आ ही गया। दोनों को जब मैं जोड़ूँगा इन दोनों को तो ये इक्वल 1 आया ना, तो मैं इसके जगह पे लिख सकता हूँ साइन ए की जगह पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ कॉस 4a, तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। सबसे पहले तो ये छोटा त्रिभुज 1, ठीक है, फिर ये दूसरा बड़ा त्रिभुज, फिर तीसरा चौथा पांचवा त्रिभुज, और फिर ये सबसे बड़ा छठवां त्रिभुज। तो इसके अंदर जो त्रिभुजों की संख्या थी वो कितनी थी? 6 थी। इसका जो था वो आंसर हो जाएगा 73 का। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि कथन था कि विमला ने अपने पति को याद दिलाते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपने अपना रेनकोट ले लिया है। अवधारणा वर्षा हो सकती है। विमला अपने पति के स्वास्थ्य के प्रति सावधान है। दोनों अंतर्निहित है, इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन की एक क्वेश्चन था कि जेलेना और जेडन की वर्तमान आयु का योग 70 वर्ष है। तो ये हो गया जेलेना और ये हो गया जेडन, और इनकी आयु का योग 70 वर्ष है। 5 वर्ष पहले जेडन की आयु जेलेना की आयु की दुगनी थी, तो 5 वर्ष पहले
5 वर्ष पहले जेलेना, ये दोनों की 5 वर्ष पहले की आयु हुई। जेडन की आयु जेलेना की दुगनी थी, तो 2 यहाँ पे आएगा। जेडन की जेलेना की दुगनी थी, तो 2GE माइनस 10 इक्वल GD माइनस 5। 2GE माइनस GD इक्वल 5। ये 10 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो गया, ये हो जाएगा 3GE इक्वल हो जाएगा 75। तो GE इक्वल हो जाएगा 25। तो पूछा क्या है, GE जब इक्वल 25 है तो GD इसमें से 25 माइनस कर देंगे। 70 माइनस 25 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 45 वर्ष। ठीक है, आंसर हो जाएगा 45। जेडन की वर्तमान आयु 45। अगला था एक और तरीका दोनों सॉल्व करने का। कौन सा वाला सबसे बेस्ट, अगर आपको ऑप्शन से सॉल्व करते आता है तो। देखिए मैंने क्या बोला था कि जेलन और जेडेना की जेलेना और जेडन की वर्तमान आयु का 70 वर्ष है। और 5 वर्ष पहले क्या होगा, 5 वर्ष पहले की बात करेंगे तो दोनों की जो आयु होगी उनका योग 60 वर्ष होगा, क्योंकि 5 वर्ष एक जेलेना की भी कम होंगे, 5 जेडन के भी, तो 10 वर्ष कम हो जाएंगे। मतलब 5 वर्ष पहले दोनों का आयु कितना है, 60 है। और ये बोला है कि उस टाइम पे जेडन और जेलेना की आयु है ना एक की दुगनी होती दूसरे से, तो एक अगर 20 होगा तो दूसरा 40 होगा, तो यही एक सीक्वेंस बन पा रहा है। तो एक की आयु क्या होंगी, 20 होंगी, दूसरे की 40 होंगी। और 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, इसकी 25 हो जाएगी, इसकी 45। ऑप्शन में 25 है नहीं, 45 में इनडायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका आंसर है क्लोरीन। क्यों भाई, सल्फर जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है और क्लोरीन का 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जब करेंगे तो देखिए 16 का जब होता है ना तो 2, 8, 10 हो गया, 6 बचे आखिरी में, ये हो गया सल्फर का। एल्युमिनियम की कहानी जब करेंगे तो 2 और 8 और आखिरी में 2। और सल्फर की भी होगी, एल्युमिनियम की होगी। फास्फोरस की करो तो 15 होता है, 2 और 8 10 और ये 5 15। अभी भी सल्फर सबसे ज़्यादा है। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, 2 और 8 10 और 7, अंतिम कक्षा में 7 होते हैं। और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन लेता है, एक लेता है। इसका सबसे ज़्यादा होते हैं तो एक लेता है बस, जो लेता है उसके बाद रिंग चार्ज लग जाता है। तो क्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, याद रखिए आप। एक घर में एक महीने की दौरान 120 यूनिट ऊर्जा इस्तेमाल हुई, जूल में मात्रा क्या हुई, तो 150 यूनिट पहले तो। ठीक है, यूनिट का मीनिंग होता है किलोवाट घंटा। ठीक है, तो 150 यूनिट, किलो को लिख सकते हैं हम 1000, वाट का डब्लू जैसा कि वैसा आएगा। घंटा को मिनट में करेंगे तो 60 मिनट, और 60 मिनट को सेकंड में करेंगे तो 60 सेकंड। तो 150 गुणित 3 जीरो ये, और यहाँ के 2 जीरो और 6 6 36, और वाट सेकंड, और वाट सेकंड का मालूम होता है जूल। इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा हमारा, जो निकल के आना है वो आंसर निकल जाएगा। 15 छक्कन 90, 10 45, 9 54, और 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर हो जाएगा मतलब डी। अगला क्वेश्चन था कि कथन थे सभी सुअर गंदे होते हैं, तो सभी ये सुअर बना दिया, गंदे होते हैं। सभी गंदे कीचड़ युक्त होते हैं, तो ये हो गया कीचड़ युक्त। सभी गंदे कीचड़ युक्त होते हैं। निष्कर्ष पूछा था कि कुछ कीचड़ युक्त सुअर है, कुछ कीचड़ युक्त सुअर है, सही है। कुछ कीचड़ युक्त गंदे हैं, कुछ कीचड़ युक्त सुअर सही है, कुछ कीचड़ युक्त गंदे वो भी सही है, दोनों सही हो जाएंगे, है ना। तो उसका आंसर जो होगा वो होगा कि दोनों इसका अनुसरण करते हैं, डी। अगला था कि निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है। देखिए, आयनीकरण ऊर्जा की बात करी तो जब भी ऊर्जा कहानी आती है, ऊर्जा होगी तो वो हमने कुछ ऐसा समझाया था। और जब भी साइज, आकार, आयतन की बात करें तो ये क्लॉकवाइज हो गया और एंटी क्लॉकवाइज, ऐसी कहानी चलती है। मतलब आवर सारणी में जब आप नीचे से ऊपर जाओगे तो एनर्जी बढ़ती है, लेफ्ट से राइट जाने पर एनर्जी बढ़ती है। और ऐसे में क्या, अगर आप लेफ्ट से राइट आऊँगे और अप से डाउन जाओगे तो परमाणु क्रमांक, त्रिज्या ये बढ़ती है। ठीक है, तो उसने बोला आयनीकरण ऊर्जा
किस तत्व में उच्च होती है। तो जो भी तत्व जो होगा, जो भी तत्व ऐसे आवर्त सारणी में ऊपर में हो और इस साइड में हो, मतलब इस कोने में आता हो, वो सबसे ज़्यादा उसकी तत्व होगी। तो इस कोने में सबसे ज़्यादा कौन आता है? नाइट्रोजन, आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम। हीलियम आता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि यदि a प्लस 1/a इक्वल 8 है तो a क्यू प्लस 1/a क्यू इक्वल क्या होगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। तो वो होता है ए प्लस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर है। अब देखिए आपको ये करना है कि आपके पास ए प्लस बी भी दिया है और ए ये निकालना है आपको ए प्लस बी पता होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता होना चाहिए। तो इसका जो होता है फार्मूला आप देख लीजिए, यहाँ से यहाँ आपके सामने लिखा है। तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8/64 -2 मतलब 62 आ जाएगा। हम इसकी जगह यहाँ पे 62 लिख सकता हूँ, माइनस ए बी बोल दिया है। तो ए बी की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, ए बी क्या होगी। हाँ अब देखते हैं। ए क्यू प्लस 1/a क्यू, इस फार्मूले को जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी, और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस ए बी मतलब 1। तो ये सॉल्व करना था हमें, ये हमको दिया है 8, इसके लिए हम निकाल लिए है 62 माइनस 1 मतलब 61 मतलब 61 गुणित 8 मतलब 8 एकम 8 और 8 छंग 48, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विषम चुनिए तो इसका दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, ये कुछ नहीं है, इसने ऐसा होना चाहिए था। आंसर डी आएगा मतलब बी आंसर। अगला क्वेश्चन था, एक कैलकुलेशन था सिंपल सा, हमें सबसे पहले कुछ अंदर सॉल्व करेंगे तो 13 बार कटेगा, 13 से 13 26 हो जाएगा। तो मतलब 338 भागित 26, ठीक है। प्लस यहाँ देखो, यहाँ पहले गुना करेंगे तो 85 माइनस 3 5 15 5 दूनी 10 और 1 11 0 7 1 170 गुणित 17 17 17 102 17 19 2 29 19 17 1976 95 19 6 114। तो शून्यम 6 7 42 4 एकम 6 4 10 1020 ये हो गया। अब 13 से काट लो, 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26, 13 छंग 78 और ये फिर 13 बार कट गया। तो यहाँ आ जाएगा 13। तो इसको जब जोड़ेंगे इसमें तो आ जाएगा 1033। एक चीज़ और है, यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है, कहाँ गलती करी है यार। इसको यहाँ थोड़ा गड़बड़ हुआ है, 1 मिनट। हाँ 13 13 26 26 भागित में प्लस यहाँ 85, यहाँ 5 3 5 15 3 5 15 3 2 6 1 7 5 3 15 1 5 दिन 10 11 115। हाँ 15 ये 15 वो 30, तो माइनस 30 आ जाएगा इसका, माइनस 30 बचेगा यहाँ पे, और उसका गुना हो रहा है 7 से, 7 3 21 तो मतलब माइनस 210। और यहाँ पे आ रहा है कितना 13। तो जो माइनस करूँगा तो इसका आंसर आ जाएगा, पहले तो 7 10 गए, 3 जाएंगे, यहाँ पे जो गलती हुई है हमारी यहाँ हुई है ना, ये जो होता है ना, ये जो 19 6 114 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 6, तो 6 पे 18
ये -180 और ये 13, तो यह आंसर आ जाएगा -10 गए 70, 167 आंसर। अगला सवाल था कि विषम को पहचानिए, तो एल 12 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है, पी जो आता है वो 16 नंबर पे आता है, तो ये आंसर होगा। आर तो 18 नंबर पे आता है, पी सी आंसर होगा, मतलब ये। अगला सवाल था हमारा कि प्रश्न चिन्ह आकर के देखिए पहचान ये, तो इसका जो आंसर था वो था ये आंसर होगा इसका, मतलब ये भी आ गया और ये भी आ गया, मतलब ये मतलब सी आंसर हो जाएगा। अगला था कि एक्स की जगह पे क्या आएगा, तो जो 324 होता है ना, ये 18 का वर्ग है, तो 8 लिखा है, एक्स की जगह 1 आएगा, है ना, सी आंसर। अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाइए कि यहाँ गुना करने लगे आप कि एक्स की वैल्यू निकालना है, तो 324 ऐसा है, बटे आपको 8 करना पड़ेगा कि ये जो है ये 18 का वर्ग है बटे 8, तो उसमें नहीं आ पाएगा वो, ठीक है। थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स दोनों का इंक्लूडेड क्वेश्चन थे वाला। अगला कि 3 विलियन है, एक्स वाई जेड के पीएच मान दे के रखे, 2 11 7 है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता। देखिए एक सिंपल सा फंडा है, जिसकी सांद्रता अधिक होगी उसका जो पीएच मान कम होगा, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा पीएच मान किसका है, वाई का है, मतलब इसकी सांद्रता जो होगी सबसे कम होगी, तो वाई की सांद्रता सबसे कम। अब हमको अवरोही करना है, मतलब बड़े से छोटे, तो वाई आखिरी में आएगा, वाई की सांद्रता सबसे कम। सबसे अधिक सांद्रता किसकी होगी, इसका पीएच मान कम हो उसकी सांद्रता अधिक, तो एक्स का पीएच मान कम है तो इसकी सांद्रता अधिक होगी, तो इसकी सांद्रता अधिक मतलब एक्स यहाँ आएगा और बीच में जेड, तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है एक्स जेड वाई, ये बन रहा है, डी आंसर हो जाएगा। अगला था कि ये प्रश्न आकृति देखिए, ये ऐसा घुमा, फिर यहाँ स्टार यहाँ आ गया, फिर अगले इसमें स्टार यहाँ आ गया, फिर अगले में स्टार यहाँ आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, ये मतलब ये आंसर। अगला क्वेश्चन था 17 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो 88 का जो आंसर था वो आंसर हमारा हो जाएगा कितना, पद्मश्री जो अवार्ड था उस समय मिला था साक्षी में, जिसका जो आंसर हो जाएगा। देखिए भारत रत्न सबसे बड़ा अवार्ड है, पहली बात तो, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये 3 अवार्ड हो गए हैं, तो उसमें से एक ये जो था ये साक्षी मलिक को दिया गया था। भारत रत्न अभी फिलहाल में लास्ट टाइम 2019 में 3 लोगों को मिला था, प्रणब मुखर्जी और एक हमारे क्या नाम है नानाजी देशमुख, और एक जो तीसरे थे वो थे भूपेंद्र हजारिका, है ना, हजारिका, ये 3 लोग थे जिनको मिला था, है ना, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेंद्र हजारिका, इनको भारत रत्न लास्ट टाइम मिला था। पहली बार सर्वप्रति राधा कृष्ण को मिला था, पहली बार। निम्नलिखित चित्र में कितने आयत है, 89 क्वेश्चन था कि निम्न चित्रों में आयतों की संख्या कितनी है, तो यहाँ हमें काउंट करना पड़ेगा। ये हुआ पहला, ये हुआ दूसरा, और इसी के साथ ये हुआ तीसरा, यहाँ का चौथा हुआ, और इसी के साथ ये हुआ यहाँ पर 5 हो गया, क्लियर है। ये छठवा हुआ, यहाँ का छोटा वाला छठवा, और इसी के साथ में ये बड़ा 7 हो गया, उसी के साथ में ये 8 हुआ, इसी के साथ 9 हुआ, और इसी के साथ में बड़ा वाला 10 हो गया। अब इसको ध्यान से देखिए, ये हुआ 11, और इसी के साथ में ये हो गया 12, क्लियर है। इसी के साथ में यहाँ पे देखिए 12 के बाद में ये हुआ 13, और एक साथ में हो गया 14 और 14 और कौन सा हो सकता है, 14, 15, 16, 1 मिनट,
फिर से देखते हैं, 1 2 और ये पूरा 3 4, इतना सा हुआ, पूरा 5 हो गया। उसके बाद ये 6 और यहाँ पूरा 7 और ये 8, यहाँ 9 और यहाँ 10। 10। उसके बाद 11 और ये जो पूरा बनेगा ये 12। उसके बाद ये 13 और यहाँ पर जो बनेगा वो 14 और ये टोटल बड़ा वाला जो बन रहा है 15। इसका आंसर वैसे 16 है, पर मुझे यहाँ 15 नज़र आ रहा है, एक मिस हो रहा है यहाँ पे। आंसर वैसे इसका 16 है। ठीक है, आप कैलकुलेट आपके हिसाब से करके देखिए, 16 आंसर आएगा। 324 से पूर्ण विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 324 जो कि होता है 18 का वर्ग, और 18 का वर्ग मतलब 9 और 2 से दोनों से कटना चाहिए। 18 से तब कटेगा जब 9 और 2 दोनों से कटेगा। तो हम यहाँ पे 2 से दोनों सबके आखिरी में 6 सम संख्या है तो 2 से कटना तय है। 9 से चेक कर लेती है ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से कटेगी। 9 कम 9, 9 कम 9, 9 9 क्या 9 8 ही 72 बच गए। यहाँ पे 7, 9 से नहीं कट रहा, कैंसिल। 9 यहाँ से देखो, 9 कम 9 72 बच गए, 7 नहीं कटेगा। इसको देख लेते हैं, 9 8 9 72 बच गए, 7 72 नहीं कट रहा है, ये कट रहा है कि 9 कम 9 9 कम 8 9 72 8 9 72 ये कट रहा है 9 से। ठीक है, इसका आंसर मिल जाएगा। अगला सवाल था, जिस परमाणु की भाग कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता शून्य होती है। ठीक है, क्यों शून्य होती है भैया? परमाणु का उसका अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या बचती ही नहीं है। तो संयोजकता वो ना लेगा किसी से ना देगा किसी से। जैसे अक्रिय गैस जो होती है उसके सारे तत्व, जैसे आर्गन की बात करें, परमाणु क्रमांक 18 होता है। पहली कक्षा में 2 तत्व, दूसरी में 8 और तीसरी में 8, 18 हो गए। ये सीक्वेंस भी होता है तत्वों का वर्गीकरण का, तो उसके अंतिम कक्षा में कुछ बचता ही नहीं, 0 तत्व होते हैं। ठीक है, तो जब 0 अंतिम कक्षा में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे तो किसी के साथ साझेदारी नहीं करेगा। यदि 40 न्यूटन वाली भार कोई लकड़ी 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड में नीचे तक चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाएगी? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो शक्ति होती है, कार्य करने की दर को बोला जाता है। कार्य बराबर से होता है बल गुणित विस्थापन बटे दर, मतलब समय दिया है 20 सेकेंड, बल 40 न्यूटन दे के रखा है। एफ इक्वल होता है एम जी, एम ए होता है पर एम जी मानेंगे, जी की वैल्यू 10 रखेंगे, विस्थापन जो हुआ उसको डी मान लेंगे, समय 20 और शक्ति जो दे के रखी थी 160। 1 0 से 1 0 गया, 2 से ये 20 पार गया, 1 0 से 1 0 गया, 2 से 8 पार गया, मतलब 8 मीटर का जो आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल था कि सही विकल्प चुन पर श्रृंखला को पूरा कीजिए कि ये 1 8 9 24 ये घन है। 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन 125, 6 का घन जो हो जाएगा 216। ये आंसर हो गया ना। अगला क्वेश्चन था कि जैविक खेती के संवर्धन के लिए किस राज्य सरकार ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि JBNF 0 बजट नेचुरल फार्मिंग योजना की शुरुआत करी? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 94 था। इसका जो आंसर था वो था हमारा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंध्र प्रदेश। अगला था कि पूछा था इसमें कि इसका आंसर क्या होगा। कुछ सितार, हार्प और वाद्य यंत्र। हार्प भी वाद्य यंत्र होता है, सितार बजाने का ही होता है, तो वाद्य यंत्र और उसके अंदर हार और सितार, ये आंसर हो जाएगा। अगला था उस भारतीय सुपरस्टार का सुपर कंप्यूटर का नाम बताएं। सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए जो विश्व में चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। विश्व में चौथा है भैया। मौसम जलवायु अनुसंधान कार्य में सक्षम है, नाम है प्रत्यूष। क्लियर है। अगला क्वेश्चन था कि जब Mn पर रखा इसका जो दर्पण बनने वाला है कैसा बनेगा? तो सबसे पहले तो एक लाइन बनाओ, ऐसा बनाओ और ये डब्बा ये बन गया है ना। यहाँ ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा लेकिन ऐसा बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला
कि अगर मैं PEARL को QFPSM लिखूं तो सूट को क्या लिखूंगा? देखिए PQE अब AB +1 चल रहा तो ST यहाँ T आ जाएगा, UV आ जाएगा, IJ आ जाएगा, ST यहाँ STU आ जाएगा, UV यहाँ गड़बड़ किया मैंने, यहाँ U है STU तो यहाँ V आएगा, ठीक है। STUIJ ये कहाँ आ रहा है? TVJU, ये आंसर हो जाएगा बी आंसर हुआ ना। अगर वो नीति आयोग के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री होता है, भैया याद रखा। अभी जो फिलहाल में अमिताभ कांत जो है CEO है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, उपाध्यक्ष जो है इसके जो CEO अमिताभ कांत है, एक राजीव करके है ना, ये उनके उपाध्यक्ष है। कुमार है, ठीक है, राजीव कुमार। और एक चीज और कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग जो था उसकी स्थापना की गई। पहले इसको योजना आयोग बोला जाता था, ठीक है, योजना आयोग, उसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 1915 को। एक क्वेश्चन था कि दिया गया पाई चार्ट है दिसंबर 2017 का है, उसमें कुछ दिया गया था डाटा कि कुल 300 लाख करोड़ है। तो दिसंबर 2017 तक बैंक ए का कितना NPA था? बैंक ए मतलब 30% था ना, तो 30% निकाल लीजिए इसका, तो ये 3,390 करोड़ भी आंसर हो जाएगा भैया। तो इस प्रकार होता है हमारा नंबर जो सेट नंबर 6 था उसका पार्ट सेकेंड। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक इट, कमेंट इट